वो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने ये किया था कि मिरर्स का फॉर्मूला, राइट। एक प्रॉब्लम किया था, शायद एक दो प्रॉब्लम किए थे। यस सर, दो प्रॉब्लम। कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक डिस्टेंस पे और तुम्हें उसका इमेज फाइंड करना था। एक केस में रियल और एक में वर्चुअल बनता था, राइट। यस सर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम करते हैं। चलो, अगेन एप्लीकेशन ऑफ द सेम फॉर्मूला। कॉनकेव मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40, ये उसकी एक्सिस है। और यहाँ पे मैंने एक वायर लिया, मेटलिक वायर लिया जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग था, स्टिफ वायर। और फिर मैंने उसको दो प्लेसेस पे 90 डिग्री पे बेंड कर दिया, सो दैट उसका एक यू शेप फ्रेम बन गया। समझ गए तुम लोग क्या है? 10-10-10 का यू शेप्ड वायर फ्रेम बन गया। इसको लेबल कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक। और फिर मैंने इसको इसके ऑप्टिकल एक्सिस पे रख दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम द पोल। मतलब जो उसका फ्रंट आर्म है ए बी, वो 30 के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब जो इसका इमेज बनेगा इस वायर फ्रेम का, वो भी कुछ शेप बनेगा, ठीक है। तुमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर इन द इमेज। टोटल लेंथ कितना है वायर का इमेज में? एक्चुअल लेंथ तो उसका 30 है, 10-10-10, लेकिन जो इसकी इमेज बनेगी उसमें वायर का टोटल लेंथ कितना है वो तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करो और आंसर्स भेजो चैट पे, होस्ट पे। आदित्य, क्वेश्चन ये है कि एक कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 का। मैंने एक वायर लिया जो 30 सेंटीमीटर लंबा था, जैसा कॉपर का वायर होता है, स्टिफ वायर। और मैंने उसको दो जगह 90 डिग्री पे बेंड करके एक यू फ्रेम बना दिया, राइट। वायर लिया, स्ट्रेट वायर था मेटल का, और उसको दो जगह बेंड कर दिया तो एक यू टाइप का फ्रेम बन गया। 10-10-10 साइड का, 10-10-10। फिर उसको मैंने जो है इसके एक्सिस पे इस तरीके से रख दिया, सो दैट उसका जो फ्रंट आर्म है ए बी, उसका डिस्टेंस पोल से 30 है। इस तरीके से वो रख दिया गया एक्सिस। तो वायर का तो लेंथ 30 है, लेकिन इसका जो इमेज बनेगा उसमें वायर का टोटल लेंथ कितना है वो तुमको फाइंड करना है। नहीं प्रणय, नॉट करेक्ट। पहले तो ये लेंथ तुम फाइंड करो, तो उसमें नेगेटिव साइन का कोई मतलब ही नहीं है। साम्या गलत है। कार्तिक गलत है।
निश्चित करेक्ट आंसर है, प्रणय के करेक्ट आंसर है, प्रथम गलत है, श्रीनिधि गलत है, अनय सावंत गलत है, अंशु गलत है, कैरव करेक्ट है, माहिका गलत है, हर्षवर्धन गलत है, So, हम्म, so can you again do the thing where you put the answer in the chat? क्योंकि when you're reading it out, मतलब ऐसे थोड़ा distract हो जाता है. ठीक है, आंसर मैं चैट पे लिख देता हूँ और जब तुम्हारा हो जाए तो वेरीफाई कर लेना. टिल देन डोंट लुक एट द आंसर. आंसर मत लिखो अब चैट पे सामने. आई हैव रिटन इट ऑलरेडी, यू कैन जस्ट वेरीफाई इट. Done.
जब सॉल्व करना होगा तो बोलना, मैं सॉल्व करता हूँ. And for people who have solved this correctly, let me give you another part to this problem. इसको मान लो A part है, ठीक है. B part is a trickier version of the A part. Resolve the problem, मतलब you have to find the same thing. It's the same wire, it's the same mirror. The only thing that I'm changing is that it is moved closer to the mirror. तो ये जो 30 है ये तुम डिक्रीज करके 15 कर दोगे. ठीक. तो उसके बाद तुम्हें यही करना है जो इसमें फाइंड करना है. इसका भी आंसर लिखना. अब जब आंसर लिख रहे हो, और if you want me to write the answer for this also on chat, I can do that also. Sir, can you please write after 5 minutes? ठीक है, चलेगा. So 30 changed to 15 मतलब the initial distance, no? Yeah, that's it. Just this 30 is changed to 15. The wire is moved closer to the mirror. That's it. That's the only change. और दोनों ही पार्ट्स के लिए जब तुम्हारा आंसर आ जाए करेक्टली तो एक रे डायग्राम भी बना लो अप्रोक्सीमेटली, just to have a clearer idea of what's really happening. दोनों में डिफरेंस ले लो. हाँ. सर आज प्लीज हैवी टॉपिक मत कवर करना ठीक है. सर, क्योंकि आज थक सर गए पढ़ा लो जो पढ़ाना है, ध्रुवल हर क्लास में ऐसे ही रोता है. हाँ सर, ध्रुवीर होता ही रहता है. आप पढ़ा. चलेगा सर. सर बट आज वो रो नहीं रहे, आज बराबर ही बोल रहे. सर आप सॉल्व कर सकते हो. ये वाला पार्ट ए पार्ट. यस सर. ठीक है. और कोई कर रहा है सॉल्व ए पार्ट या? सर प्लीज. ठीक है, 1 मिनट और ले लो ए पार्ट के लिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ ए पार्ट को. बाकी जिसका ए का करेक्ट आंसर आ गया है वो बी सॉल्व करो. बी का मैं आंसर लिख रहा हूँ चैट पे, तो जिसका आता जाए वेरीफाई कर लो. ठीक है. सर आप 2 मिनट बाद देख सकते हो. हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है. आप आंसर चेक कर सकते हो.
सर बी पार्ट का थोड़ा अजीब आंसर आ रहा है, मतलब इमेज फॉर्म कैसे होगा वो समझ ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जो भी तो तुम्हें वैल्यूज आ मतलब लेंथ वैल्यूज कुछ आ गए ज्यादा ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जो भी तुम्हें आ रहा है न्यूमेरिकली वो लिख दो, कोई बात नहीं है, फिर हम डिस्कस हाँ सर, करते हैं। 240 आ रहा है उसका। ठीक है, तो 240 जिसका भी आ रहा है, काफी लोगों का आ रहा है, इसलिए मैं 240 पे लिख रहा था कि 240 जिसका आया है उसने सॉल्व करेक्टली किया है, लाइक देयर इज नो न्यूमेरिकल एरर इन योर सॉल्यूशन, बट you still have to think about what you're calling the length of the wire, particularly the horizontal section for this part, unlike A part जहाँ पे वो straight forward था कि BC कैसे मिलेगा, इधर में वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो उधर थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको। 240 सर लेंथ ऑफ द prongs will be 40 राइट? हाँ, वैल्यू करेक्ट है तुम्हारा, जो आ रहा है वो करेक्ट है। 240 आ गया मतलब मैं समझ गया कि तुम्हारा सब कुछ करेक्ट आ गया है, सारे लोकेशन साइजेस सब करेक्टली आ गए। लेकिन हॉरिजॉन्टल सेगमेंट की लेंथ को तुम लोग, जिसका भी 240 आ रहा है, उसको कोई नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, इज नथिंग टू चेक इन द कैलकुलेशन, इट्स ऑल करेक्ट। वॉट यू हैव टू थिंक अबाउट इज जो तुम हॉरिजॉन्टल सेक्शन को इंटरप्रेट कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। थिंक अबाउट इट अगेन, बिकॉज तुम वही चीज कर रहे हो जो तुमने ए पार्ट में किया है, लेकिन वो इस पार्ट के लिए वैलिड अप्रोच नहीं है फॉर द हॉरिजॉन्टल सेक्शन। थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या प्रॉब्लम है उसमें। मीनवाइल लेट मी जस्ट राइट द करेक्ट आंसर ऑल्सो, ठीक है? बी पार्ट का भी मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों का एक साथ ही लिख देता हूँ, तो जिसको देखना है देख लो फिर। अच्छा, आज का लेक्चर हम जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है? अराउंड 140 में भी। सर ए पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ए पार्ट के लिए क्या करना है कि ए बी को एक अलग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसकी अपनी इमेज फाइंड कर लेते हैं, लोकेशन और साइज। डीसी को एक अलग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसकी लोकेशन साइज फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं बीसी कैसे मिलेगा, ठीक है? तो मान लो कि ए बी की इमेज को मैं बोल रहा हूँ ए प्राइम बी प्राइम, सो आई एम फर्स्ट सॉल्विंग फ्रॉम फॉर द इमेज ऑफ ए बी विच आई एम कॉलिंग ए प्राइम बी प्राइम। तो फॉर दैट पर्पज ए बी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 kept at a distance 30, लगा दो अपना फॉर्मूला, 1 by u प्लस 1 by v इक्वल्स टू 1 by f। v आ जाएगा -60, यानी इसका इमेज यहाँ बनेगा 60। अगेन कीप इन माइंड इंसिडेंट लाइट इस तरफ जा रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ये है। एंड मैग्निफिकेशन निकाल लो, -v/u करके, माइनस ऑफ -60 by -30 विच गिव्स यू -2। तो मतलब ए प्राइम बी प्राइम जो इमेज बनेगा वो 60 पे बनेगा, उल्टा बनेगा और डबल साइज का बनेगा। बना लेते हैं, यहाँ बन गया, ये है तुम्हारा ए प्राइम बी प्राइम, इन्वर्टेड इमेज है, तो ए प्राइम है, ये बी प्राइम, ठीक है? सी प्राइम डी प्राइम को भी एक ऑब्जेक्ट मानते हुए सॉल्व कर लो। अब एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, यू शुड नॉट रियली हैव टू सॉल्व फॉर सी प्राइम डी प्राइम, बट मैं कर देता हूँ फिर भी। सी प्राइम डी प्राइम जो है वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इंसिडेंटली सी ही लेबल हो गया उधर में, क्योंकि ये 40 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और 40 ही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सी इज ऑल्सो हैपन्स टू बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये फीचर होती है कि वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज वहीं पे बनता है, वही साइज का बनता है, केवल इन्वर्ट हो जाता है, राइट? मतलब मैं डेटा डाल देता हूँ, वैसे भी देख लो तुम, कोई बड़ी बात नहीं। 1/-40 CD का डिस्टेंस प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/-20। इससे तुम्हारा v जो है एग्जैक्टली -40 आ जाएगा। तो u और v बराबर हो गए, मतलब c प्राइम d प्राइम वहीं बनेगा जहाँ CD है। और मैग्निफिकेशन जब तुम सॉल्व करोगे -v/u तो वो हो गया -40/-40 विच इज -1, यानी कि साइज तो सेम ही रहेगा, केवल इन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली c प्राइम d प्राइम जो है वो 10 साइज का और इसी के नीचे उल्टा बन गया, लेकिन ऑब्वियसली c d प्राइम इधर है, ये c प्राइम है, c वो था। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। अब जहाँ तक b प्राइम c प्राइम का सवाल है, तो देन इट मेक सेंस कि इट शुड बी दिस, not that we are actually solving for it in any way, but it should simply be the connection between b prime and c prime. इसके लिए तुम्हें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था, आई थिंक अभी नहीं किया होगा मे बी, बट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट इन जनरल यू डू अंडरस्टैंड कि जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे तुम फॉर्मूला को देखो 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f, राइट? कॉनकेव मिरर है तो f नेगेटिव नंबर है, u तो नेगेटिव है ही, ऑब्जेक्ट सारा, और इमेज भी डिस्टेंस सारा नेगेटिव आता है। देखो यहाँ पर एज लॉन्ग एज यू आर आउटसाइड द फोकल लेंथ, आई एम सेइंग एज लॉन्ग एज यू आर आउटसाइड द फोकल लेंथ, तो ये भी नेगेटिव आता है। तो ये तीनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो बेसिकली इनका माइनस माइनस हटा के इसको प्लस प्लस मान सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड्स का रिलेशनशिप मान सकते हैं, है ना? अब क्योंकि 1/f कांस्टेंट होता है, तो तुम ये बात तो समझ ही सकते हो कि अगर u बड़ा हुआ तो v को छोटा होना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। दोनों का सम जो है एक कांस्टेंट है, तो if u is big, v is small. If u is small, v Yes, has to be sir. big, which really means that if the object is close, the image has to be far. If the object is far, the image has to be close. This basically is the behavior of the concave mirror when the object is outside the focal length. Inside the focal length virtual image बनती है, वो अलग स्टोरी है, उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये तो पूरा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बाहर ही रखा हुआ है। फोकल लेंथ इसका होगा 20, हमारा ऑब्जेक्ट का फ्रंट पार्ट ही 30 पर है और बाकी उसके भी आगे है। तो therefore if this is true that if the object is closer than the image is further, तो इस लॉजिक से तुम ये जज कर सकते हो कि BC का इमेज ये क्यों बना। देखो अगर B का इमेज B प्राइम पे बना है तो B के जो जस्ट राइट में पॉइंट होएगा उसका इमेज B प्राइम के राइट में बनेगा कि लेफ्ट में बनेगा? लेफ्ट में सर। लेफ्ट। यू ऑल अंडरस्टैंड? इस बेसिस पे समझे तुम लोग जो मैं कह रहा था यहाँ पे? यस। अगर B का इमेज B प्राइम पे बना u है, इंक्रीज होता है तो v डिक्रीज। करेक्ट, तो अगर तुम B के अगला वाला पॉइंट पकड़ लो और उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, तो क्योंकि वो B के रिलेटिव फर्दर फ्रॉम द मिरर है, तो उसके लिए U B वाले U से बड़ा है, तो उसका V जो है B के V से छोटा होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, यानी B के राइट का पॉइंट जो है उसका इमेज B प्राइम के लेफ्ट पे बनेगा, फिर उसके राइट पे जो पॉइंट होएगा उसका इमेज उस पॉइंट के इमेज के लेफ्ट पे बनेगा। ऐसे करते करते जब हम इधर से इधर तक C तक पहुंच जाएंगे तो इधर से इधर तक C प्राइम तक पहुंच जाएंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट BC का इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा B प्राइम C प्राइम। आई होप ये सबको समझा हो। तो अब मेरे को मिल गया, टोटल आंसर भी मिल गया। देयरफॉर देखो ये तो डबल साइज का हो गया था तो ये 20 हो गया, ये सेम साइज का रहा था तो ये 10 था, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 है। ये क्यों 20 है? क्योंकि तुम्हारा A प्राइम B प्राइम 60 पे बना था और C प्राइम D प्राइम 40 पे ही बना था, तो उनके बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 20 है। तो जो मेरा ओवरऑल चीज बना है वो 20-20-10 साइज का बना है। So therefore total length of wire in image equals to 50 centimeter. That's your answer to the A part. इसका एक रे डायग्राम बना लेते हैं just to show what is happening. यहाँ से कोई रे ले लो पैरेलल, तो एक्चुअली टर्न्स आउट कि A से और D से एक ही रे आ जाएगा क्योंकि सेम हाइट पर है, तो पैरेलल रे उनका, मान लो D से आया फिर A से भी आगे चला गया, और ये फोकस से पास होती होगी
फोकस यहाँ कहीं आएगा, तो फिर ये जाती होगी, डी प्राइम को भी टच करती होगी, ए प्राइम को भी टच करती होगी। अब दूसरा रे चाहिए लोकेट करने के लिए, तो जो मैं ए से लूंगा एक और रे, वो क्योंकि छोटे एंगल पर है तो बड़े एंगल पर है, बड़े एंगल पे मतलब कंपेयर टू डी से जो एक और रे आएगा, ये तो कॉमन रे मैंने ले लिया एक दोनों से, लेकिन किसी भी पॉइंट का इमेज करने के लिए उससे 2 रेज चाहिए होते हैं। तो ए से अगर मैं 2 रेज ले लूं तो एक तो ये हो गया, यानी ए का इमेज इस लाइन पे कहीं होगा, और दूसरा रे जो है वो ये ले लिया, तो ये जब जाता होगा तो ये वहां पहुंचता होगा, तो ये तुम्हारा ए प्राइम बन गया। और डी से अगर मैं एक रे ले लूं तो वो ये हो जाएगा, तो क्योंकि ये छोटे एंगल पर है कंपेयर टू दिस रे, तो इधर भी छोटे एंगल पर होगा कंपेयर टू दैट रे, तो दिस वन आफ्टर रिफ्लेक्शन goes to D prime and makes D prime there. ठीक है, this is just showing you the formation of A prime and D prime. ये ड्राइंग क्लियर है, समझ गए तुम लोग? Yes, sir. ठीक है, तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न हियर इज बेसिकली मिरर्स के लिए इंट्यूशन बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग कि भाई तब ऐसे होता है तब वैसे होता है। वैसे हमको करना भी नहीं है, जैसे स्कूल में सीखते हैं कि भाई एफ के बाहर है एफ के अंदर है तो लिस्ट बना के याद कर लो, वो सब नहीं करना है। ओवरऑल बिहेवियर समझने की ज़रूरत है। कि मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओवरऑल, बट तुम इसमें सेंस कर पा रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट जो वैसे रखा था उसकी इमेजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक तो ये ट्रू है कि अपराइट डाउनवर्ड हो जाना चाहिए, ये तो हमको पता ही है, क्योंकि अगर वो रियल इमेज बनाने वाला है तो उल्टा बनेगा। दूसरा तुम ये देख रहे हो कि ऐसे भी फ्लिप हो गया है, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट में ए मिरर के क्लोजर है और डी फर्दर है, लेकिन इमेज में डी क्लोजर है और ए फर्दर है, तो ये वाला फ्लिपिंग हुआ है उस चीज का, मतलब पहले वो ऐसे फ्लिप हुआ फिर वो ऐसे फ्लिप हो गया। ये जो लेफ्ट टू राइट फ्लिपिंग है ये तो हर रिफ्लेक्शन में होगा। अभी तो हम कॉनकेव मिरर दिख रहे हैं, प्लेन मिरर में भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, ये मीनिंग है रिफ्लेक्शन का। लेफ्ट टू राइट फ्लिप होना जरूरी है वरना वो रिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सा भी मिरर रख दो, मान लो कि प्लेन मिरर है, तो अगर तुम प्लेन मिरर के सामने एक एल अल्फाबेट एल रख दोगे तो उसके करेक्ट रिफ्लेक्शन क्या है? 2 ऑप्शन में देता हूं, कौन सा करेक्ट? Sir, option B. बी। राइट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। लेकिन मान लो कि भाई ये प्लेन मिरर नहीं है, ये कर्व्ड मिरर है। अब यहाँ पे थोड़ा इंटुइटिवली सोचो, ठीक है, डोंट बी लाइक कि कैसे हुआ कैसे हुआ, कीप एन ओपन माइंड। ऐसा कर्वेचर के मिरर के आगे मैंने एल रखा। अभी हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ऐसा मिरर में कैसे ऑप्टिक्स होती है, बट अभी सिर्फ फीलिंग से जा रहे हैं। 2 ऑप्शन देता हूँ, सर ये शायद से आपने क्लास में करवाया है। ये करवाया क्लास वो में? ग्रेड बना Yes, था, हाँ, शुरू में डिस्कस किया था हमने। एलोंगेट। हाँ सर, हाँ इन दोनों में क्या लग रहा है कौन सा करेक्ट होएगा? सर आपने ग्राफ बी बना के किया हाँ था। ठीक है, तो तुम लोग समझ रहे हो। इस केस में भी क्या है कि छोटा हो जाएगा, लेकिन ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि लेफ्ट टू राइट इन्वर्जन हो गया है। कॉनकेव मिरर में भी रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, लेकिन उसका लेफ्ट टू राइट इन्वर्जन होना जरूरी है। वो डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का फंडामेंटल मीनिंग ही है कि जो चीज ऐसा दिख रहा है उसका इमेज ऐसा दिखना चाहिए। बाकी फिर वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा है और ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि भाई कहाँ रखा है, कैसा मिरर के सामने रखा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा चीज ऐसा होता हो। ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, कॉनकेव में हो जाएगा, लेकिन ऐसे फ्लिप होना तो नेसेसिटी है, वो डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन का। तो यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर भी कि तुम्हारा जो फ्रेम है, यू फ्रेम है, एक तो वो अप डाउन हो गया क्योंकि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज अप डाउन हो जाती है, और लेफ्ट राइट फ्लिप तो हो ही गया है, लेकिन उस लेफ्ट राइट फ्लिप के कारण जो एडिशनल डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हुई है वो एसिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक, लाइक इट हैज नॉट सिंपली मैग्निफाइड द थिंग इक्वली। वो इसमें एक ट्रायंगुलेशन टाइप का फील आ गया है। जितना दूर चीज बनता है इस मिरर में रियल इमेज, उतना वो बड़ा बनता है। तो इसका एक पार्ट क्योंकि दूर बन रहा है तो वो लंबा बन रहा है, और दूसरा पार्ट छोटा बन रहा है। इसको समझने का एक तरीका ये भी है
and this will summarize the entire behavior of the concave mirror once and for all. फिर तुम्हें वैसे नहीं सोचना होगा कि फोकस के अंदर, फोकस के बाहर. अगर ये concave mirror है और ये उसका फोकस है और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मान लो मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखता हूँ जो इनिशियली इनफाइनाइटली फार अवे है, ठीक है. अगर मुझे इसकी इमेज बनानी है तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, रे डायग्राम बनाओ. तो रे डायग्राम के लिए तुम्हें 2 रेज बनाने होते हैं. एक रे मैंने लाया पैरेलल और फिर मैंने उसे फोकस से पास करा दिया और मैंने उसे पीछे भी एक्सटेंड कर दिया जस्ट इन केस कि वर्चुअल कहीं बन जाए. लेकिन मैं दूसरा रे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करने वाला हूँ. तो दूसरा रे कहाँ जाएगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच चुका है. लेकिन ये रे तो ऐसे ही रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर भी आ जाए, इधर भी चला जाए, तो ये एक रे तो इसी कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाली है. Yes, sir. क्योंकि ये इसकी टोपी से जा रही है और इसकी हाइट चेंज हो नहीं रही है और पैरेलल टू द एक्सिस है. अब दूसरी रे जहां पर भी जाएगी इससे तो ही इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं और वहीं पे इसकी टोपी की इमेज बनेगी. तो बेसिकली रिगार्डलेस ऑफ की ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इसकी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी और उसकी टोपी इस लाइन पर फिट होनी चाहिए. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटली फार होता है, अब एक कंटिन्यूअस मोशन में इसको देखो कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटली फार होता है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है और मिनिस्क्यूल बनती है, बेसिकली नेग्लिजिबल साइज की, पॉइंट इमेज मान सकते हो उसको. ठीक है, क्योंकि जब ये इनफाइनाइटली फार होता है तो इससे निकलता हुआ हर रे जो है वो प्रीटी मच पैरेलली आके हिट करता है मिरर को. तो जब वो पैरेलल हिट करता है तो फोकस पे ही कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, यहीं पे पॉइंट साइज इमेज बन जाती है इस ऑब्जेक्ट. अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, ठीक है. तो जब मैं इसको पास लाऊंगा तो ये जो पॉइंट इमेज है फोकस पे, दिस विल नाउ स्टार्ट टू गो अवे. ये वही वाला इफेक्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया कि जब यू छोटा होगा तो वी बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज दूर जाएगा. तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के पास आ रही है, जैसे जैसे पास आ रही है तो इमेज दूर जा रही है. लेकिन दूर जाने का एक एडिशनल साइड इफेक्ट ये है कि वो बड़ा भी हो रहा है साइज में, क्योंकि उसकी टोपी को ये लाइन पे फिट होना ही है. इट हैज टू फिट ऑन दिस लाइन. So therefore, as the object starts to come closer to the mirror, the image starts to go away from the mirror and it also becomes bigger in size. ठीक है, एक कंटिन्यूअस मोशन में इसको समझ लो यहाँ से आता है. फिर जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट चलते चलते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाता है तो बाय दैट टाइम इमेज भी चलते चलते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गई होती है. तो वो एकदम ऑब्जेक्ट के नीचे होती है और ये वो अकेला प्लेस है जहां पे दोनों सेम साइज के होते हैं. इससे पहले तक इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी थी क्योंकि वो इस रीजन में फिट थी, और यहां से क्रॉस करेंगे दोनों. दिस इज द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्रॉस ईच अदर एंड दिस इज वेयर दे आर एग्जैक्टली द सेम साइज, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन सकते हैं वैसे. और फिर जब वो आगे बढ़ता है और ऑब्जेक्ट, तो इमेज अब दूर चली जाती है सी से बाहर, और दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज नाउ बिगर देन द ऑब्जेक्ट. जैसे ही तुम सी क्रॉस करके अंदर आ जाते हो तो इमेज उधर चली जाती है क्योंकि यहाँ पे इक्वल होती है, इससे पहले छोटी होती है क्योंकि यहाँ फिट होना है उसको. तो फिर यहाँ आके बराबर साइज की हो जाती है ऑब्जेक्ट के, और फिर जैसे आगे बढ़ते हो तो अब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो चुकी है. लेकिन वो ओवरऑल मोशन वही है, तुम पास आ रहे हो और ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है. और इमेज का मोशन काफी नॉन लीनियर है इन द सेंस ऑफ कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्लोली भी आ रहा है या स्मूथली भी आ रहा है तो इमेज काफी एक्सेलरेटेड मोशन करेगा. क्योंकि सोचो खुद ही, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और वहां से वो सी तक पहुंच गया, उतने देर में तुम्हारा इमेज क्रॉल कर करके एफ से सी तक ही पहुंच पाया, तो बहुत ही नेग्लिजिबल स्पीड से चल रहा होगा. और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट सी से एफ तक पहुंचेगा तो इमेज सी से इन्फिनिटी चला जाएगा. तो मतलब इसका मोशन बहुत ही एक्सेलरेटेड है, लाइक इट इज जस्ट पिकिंग अप स्पीड एट सम एक्सट्रीम रेट, राइट. तो इट्स अ वेरी नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ मोशन. बट नेवरदलेस हमने सी क्रॉस कर लिया, दोनों सेम साइज के थे, अब इमेज बड़ा हो गया है, बड़ा होता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है. अल्टीमेटली तुम एफ तक पहुंच गए हो. एफ पे नहीं पहुंचे हो, एफ के जस्ट राइट पे हो, जस्ट आउटसाइड. तो इमेज ये इन्फिनिटी पहुंच चुकी है. इट्स लाइक इनफाइनाइटली फार, इनफाइनाइटली लार्ज एंड इन्वर्टेड रियल इमेज. अब जैसे ही तुम एफ के अंदर स्टेप मारते हो, जैसे ही तुम अगला स्टेप लेते हो, ठीक है, डोंट थिंक ऑफ दीज पॉइंट्स एज सम काइंड ऑफ अ सडन चेंज और एनीथिंग. इट्स जस्ट स्मूथ. एफ इज अ पॉइंट, सी इज अ पॉइंट. सो नाउ तुम तो कंटिन्यूअसली चलते आ रहे थे. जैसे ही तुम एफ के अंदर एक स्टेप लेते हो तो अब ये और कहीं जा नहीं सकता, तुमने सॉर्ट ऑफ वॉल ऑफ द यूनिवर्स हिट कर दिया. तो क्या होता है इसके साथ कि जैसे ही तुम वो स्टेप अंदर लेते हो, द फर्स्ट स्टेप टू विद इन फोकल लेंथ, तो ये इमेज जो इधर पहुंच चुका है एट दिस एंड ऑफ द यूनिवर्स, वो एक सेंस में क्या बोलेंगे, पोर्टल कर जाता है यूनिवर्स के वॉल में से और इधर से निकल आता है. इट्स लाइक द यूनिवर्स, इफ द यूनिवर्स इज closing on itself from the other side in some sense, and this image that has reached on this side and is infinitely large will then appear from this side and be infinitely large, but now will be upright. इस infinity पे आ जाएगा वो,
और इन्फाइनाइटली बड़ा हो जाएगा और अपराइट हो जाएगा। अब ये वर्चुअल इमेज है, पीछे है मिरर के। द मोमेंट यू टेक दैट स्टेप फ्रॉम जस्ट आउटसाइड फोकल लेंथ टू जस्ट इनसाइड फोकल लेंथ, तो ये जो तुम्हारा इमेज उल्टा और ऐसे 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 गया, तो एक सेंस में ये लाइन जो है कंटिन्यू होके ये लाइन बनता है, इन सम सेंस यू कुड से, ठीक है। तो वो इधर से पहुंच के इधर आ गया और अब वो अपराइट है, टोपी ऊपर है अभी उसका। अब उसको स्किन अंदर फिट होना जरूरी है क्योंकि ये वही लाइन है, टोपी वाला ही लाइन है वर्चुअल साइड में। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे और आगे चलता है तो ये पास आने लगता है और ये छोटा होने लगता है, and by the time the object gets right next to the mirror, the image is also right next to the mirror, and it is pretty much the same size as the object. Because if you are that close to a curved mirror, then it is as good as a plane mirror. मतलब उसका कर्वेचर का सेंसेशन खत्म हो जाएगा। जैसे अर्थ का कर्वेचर है लेकिन हम उसके एकदम बाजू में, तो लोकली लगता नहीं कर्व्ड है, वैसे ही कर्वेचर इसका भी नहीं लगेगा अगर तुम बिल्कुल बाजू में जाके खड़े हो जाओगे, तो इमेज भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा प्लेन मिरर में जैसा लगता है। थोड़ा डिस्टॉर्शन रहेगा बट नेग्लिजिबल। वापस जाओगे तो फिर पीछे जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, टिल यू हिट F. So while you are within this region, the image is virtual and on this side and upright and always bigger than the object. At best, it can be the same size as the object. सर एक डाउट है। सर आपने बोला कि कर्वेचर मतलब अर्थ के तो वो समझा नहीं वो वाला पार्ट। जैसे अर्थ कर्व्ड है लेकिन हम लोग उसके सरफेस पे बैठे हैं ना, एकदम बिल्कुल लिटरली वी आर राइट नेक्स्ट टू इट। वो इसलिए हम लोग को फ्लैट दिख रहा है। हाँ, तुम ऊपर जाओगे, मान लो बलून में बैठ जाओ, हॉट एयर बलून में, तो जितना जितना ऊपर जाओगे उतना मोर तुम्हारे व्यू में आता जाएगा, तो तुम्हें उसकी कर्वेचर परसीव होने लगेगी। सीधे जमीन पे खड़े हो जाओगे तो उतना व्यू नहीं है तुम्हारा दूर तक, तो जितना व्यू है वो बहुत छोटा पार्ट है एक बड़े से स्फीयर का, तो वो लोकली फ्लैट दिखता है। तो वही चीज मिरर के केस में भी है कि हो सकता है एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर हो, दूर से देखोगे तो दिखेगा कि कॉनकेव है, बाजू में जाके खड़े हो जाओगे तो तुम्हें इतना ही रीजन दिख रहा होगा और वो उसमें कर्वेचर फिर परसीव नहीं होगा उतना, तो फ्लैट लगेगा लोकली। ठीक है, तो ओवरऑल तुम लोग बिहेवियर समझ गए इसका। इन वन स्मूथ मोशन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस इन्फिनिटी, द ऑब्जेक्ट कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस इन्फिनिटी, और तुम पास आते हो इमेज दूर जाता है, बड़ा होता जाता है, सी पे दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तब उससे पहले तक इमेज छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, इसके बाद बड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सेम थे, फिर नेचुरली बड़ी होती जाती है, रियल और इन्वर्टेड रहती है, यहाँ पहुंच जाती है, और फिर तुम आगे बढ़ते हो तो वो इधर से आ जाती है फ्लिप करके, अपराइट हो जाती है, और फिर तुम आगे बढ़ते हो तो फिर इधर आके फिट होती छोटी होती जाती है। ऐसा एक कंटिन्यूअस ये चीज़ है। ठीक है, पीछे जाओगे इधर से फिर इधर आ जाएगी और फिर ऐसे करके ऐसे आ जाएगी। ठीक है, दैट्स द एंटायर ऑप्टिक्स ऑफ दिस मिरर। सारा बिहेवियर जो इसका होता है वो इसमें कंटेन्ड है। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वो 240 नहीं होता है? हाँ, आते हैं उस पर। तो ए पार्ट तो सबको समझ गया, और ये पार्ट ये समझ गया कि ये डिस्टॉर्ट क्यों हुआ है उस तरफ, आई होप। यस सर। राइट, वही वाली बात है कि जो दूर बनेगा वो लंबा भी बनेगा, जितना दूर बनेगा उतना लंबा भी बनेगा, सो देयर इज दैट ट्रायंगुलेशन काइंड ऑफ अ थिंग अकरिंग, राइट। अब बी पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 30 है तुम इसको चेंज करके 15 कर दे रहे हो, तो अब इशू ये हो जा रहा है। सर एक सेकेंड, आप पीछे वाला पेज दिखा सकते। हाँ देखो, थैंक यू सर। अब बी पार्ट के लिए क्या हो रहा है कि बड़ा बना देते हैं, ये मिरर है और अभी जो ये है ये तुम्हारा यहाँ पहुंच गया, सीधे बिल्कुल बाजू में आ गया एकदम। ठीक है, 10 10 10 15। अब क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि जो पहले था उसमें इसका फोकस, मिरर का फोकस यहाँ था, ये रहा फोकस है, तो पूरा ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर है, तो पूरी इमेज भी फोकस के बाहर है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है टू व्हाट एवर एक्सटेंट। लेकिन अब जब तुम इसको 15 पे ले आओगे तो पार्टली ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगा और पार्टली फोकल लेंथ के बाहर हो जाएगा। तो पार्टली इसका जो इमेज होगा वो इस तरफ होगा और वर्चुअल होगा और अपराइट होगा, यानी दो पीसेज में ब्रेक हो जाएगा, पार्शियली इस तरफ बनेगा और पार्शियली इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि फोकस अब यहाँ आ गया है, मिड पॉइंट ऑफ द बीसी ब्रांच पे आ गया है फोकस। ठीक है, 15 + 5 20। तो अब अगर तुम लोग सॉल्व करते हो, पहले अगेन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस वैल्यू लिख देता हूँ कि a प्राइम b प्राइम जब तुम सॉल्व करोगे तो उसके लिए तुम्हारा जो v आएगा वो आ जाएगा +60 और m आ जाएगा +4 आई थिंक।
यानी ए बी का जो इमेज बन रहा है ए प्राइम बी प्राइम, वो इस तरफ बन रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि इधर ही इंसिडेंट लाइट जा रही है। पोल से 60 के डिस्टेंस पे बनेगी, 15 का 4 टाइम्स ले लो यहाँ पे, और 10 का 4 टाइम्स बनेगी साइड में। ये हो गया तुम्हारा ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। अपराइट इमेज बनेगी, तो ए ऊपर है बी नीचे है, और इसका साइज है 40, ये डिस्टेंस है 60। सिमिलरली जब तुम सी प्राइम डी प्राइम के लिए सॉल्व करोगे तो उसका भी आएगा -100 और m आ जाएगा -4, यानी इस साइड 100 पे बनेगा वो, और उल्टा बनेगा वो भी 4 टाइम्स बड़ा बनेगा। तो अब ये जो है तुम्हारा 15 10 25 है, तो इसका 4 टाइम्स ले लो रफली स्पीकिंग, तो ये 100 हो गया। टू स्केल नहीं है ड्राइंग ऑब्वियसली, बट ये 100 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा ये बन गया उल्टा, ये भी 40 साइज का है, ये है डी प्राइम सी प्राइम। द एरर दैट सम ऑफ यू आर मेकिंग, जिन लोगों का भी 240 आंसर आ रहा है, जो 240 बोल रहे हो मेरे को, वो ये हो रहा है कि अब तुम बी प्राइम सी प्राइम पार्ट का इमेज लोकेट करने के लिए वही कर दे रहे हो जो पिछले पार्ट में किया। पिछले पार्ट में ये किया कि जब बी प्राइम बन गया, जब ए प्राइम बी प्राइम बन गया, तो फुट ऑफ ए प्राइम बी प्राइम मिल गया बी प्राइम पे। सिमिलरली फुट ऑफ डी प्राइम सी प्राइम पे मिल गया, और हमने बोला ठीक है जिस तरीके से बीसी कनेक्टेड है वैसे बी प्राइम सी प्राइम कनेक्ट होता होगा, तो वो उसकी इमेज हो गई। ये लॉजिक यहाँ फेल हो जाती है, क्योंकि अगर तुम बी प्राइम से सी प्राइम कनेक्ट मार दोगे तो तुम ऐसा लाइन मार रहे हो, तुम कह रहे हो ऐसा इमेज बन रहा है, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे, उससे तुम्हारा आंसर 240 आ रहा है, क्योंकि 40 इधर और 160 ये 100 पे बना है तुम्हारा, तो इसलिए many of you are getting 240. That is incorrect because of the fact कि फिर से वही लॉजिक है, U ज्यादा तो V कम एंड वाइस वर्सा। अगर C का इमेज C प्राइम पे बना है तो C के जो जस्ट लेफ्ट पे पॉइंट होगा उसका इमेज C प्राइम के लेफ्ट पे बनेगा कि राइट पे बनेगा? राइट पे बनेगा। राइट। समझे तुम लोग? सिमिलरली जो उसके लेफ्ट पे पॉइंट है उसका इमेज उसके राइट पे बनेगा, और ऐसे करते करते तुम C से F तक आ जाओगे, और F पे जब होते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी बनती है। तो यहाँ जो फोकस है उसके जस्ट राइट पे जो पॉइंट है उसकी इमेज इस इन्फिनिटी पे बनेगी। यानी ये जो तुम्हारा DCF है, DCF, F मैंने लिखा नहीं मगर बीच में F है फोकस, तो जो DCF वाला L शेप है उसके साथ ये हुआ है कि एक तो वो फ्लिप कर गया है, बट तुम जो भूल रहे हो वो ये भूल रहे हो कि उसका ये भी फ्लिप होना चाहिए, रिफ्लेक्शन का मीनिंग है वो। तो ये जो है इस तरफ नहीं आएगा, ये उस तरफ जाएगा ऑल द वे टू इंफिनिटी, और फिर चलते चलते पहुंचेगा इंफिनिटी। जैसे जैसे तुम C से F तक पहुंचोगे वो इंफिनिटी पहुंचेगा, और जैसे ही तुम F से इधर एक स्टेप लोगे तो उधर से तुम दीवार फोड़ के यूनिवर्स का, और इधर का दीवार फोड़ के वापस अंदर आओगे, और इधर से एंट्री मारते हुए जैसे जैसे तुम F से B तक जाओगे तो तुम्हारा बनेगा इमेज यहाँ से B प्राइम तक ऐसे, क्योंकि ये जो L है इधर ABF ऐसा वाला जो L शेप है पार्ट, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा 2 L से बना हुआ है ऐसे करके, तो एक इधर जो राइट साइड वाला L है जो फोकस के बाहर है उसकी इमेजिंग कैसे हुई, ऐसे और ऐसे, और इधर वाला जो L है उसकी इमेजिंग कैसे हुई, वो इन्वर्ट तो होगा नहीं क्योंकि इस तरफ इन्वर्ट नहीं होती इन चीजें, इधर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, तो इन्वर्ट तो होगा नहीं, यानी मतलब ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन ये तो होना ही होना है क्योंकि ये तो मीनिंग है रिफ्लेक्शन का। तो ये जो इधर वाला L था ये इधर ऐसे फ्लिप हो गया, उधर वाला जो L था वो ऐसे भी फ्लिप हो गया और वैसे भी फ्लिप हो गया, तो तुम्हारा जो टोटल वायर है वो एक्चुअली इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब A प्राइम से B प्राइम, फिर वो ऐसा जाता है ऑल द वे टू नेगेटिव इन्फिनिटी, उधर से निकलता है पॉजिटिव इन्फिनिटी से ऑल द वे टू C प्राइम आता है और फिर D प्राइम जाता है, इंस्टेड ऑफ A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई इस पार्ट का आंसर इनफाइनाइट है रादर देन 240। अभी क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। अच्छा, एक चीज ये भी है देखो, हाँ तो ये इनफाइनाइट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो ऑब्जेक्ट है ABCD उसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा बनाता हूँ, देख ऐसा ये वायर है तुम्हारा ABCD, ठीक है,
बी सी डी, और यहाँ बीच में फोकस पड़ रहा है अपना मिरर का। तुमने बोला कि सी का इमेज यहाँ बना सी प्राइम पे, और डी का इमेज उधर बना डी प्राइम पे, ठीक है, तो बन गया वो उधर नीचे कहीं। मेरा सवाल ये है कि सी के जो जस्ट लेफ्ट पे पॉइंट है वायर का, उसका इमेज सी प्राइम के लेफ्ट पे बनेगा कि सी प्राइम के राइट पे बनेगा? So right में बनेगा। राइट पे बनेगा। ऑब्जेक्ट जो मिरर के पास होती है उसकी इमेज प्रोग्रेसिवली दूर आती है, तो सी अगर सी प्राइम पे बनता है तो सी से जो क्लोजर है मिरर के, उसका इमेज सी प्राइम से फर्दर बनना चाहिए। तो यानी कि ये जब मैं ऐसे बना रहा हूँ तो वो ऐसे आया इमेज वाइज, जब मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो उधर जाना रहेगा। तो मैं उधर जा रहा हूँ, वो बन रही है इमेज इमेज इमेज, टिल मैं एफ तक पहुंच गया तो वो इन्फिनिटी चला गया होगा। जैसे ही मैं एफ से अंदर एक स्टेप मारा तो अब मैं वर्चुअल साइड से वापस री एंट्री मारूंगा, तो मैं पता है कि एफ पे जस्ट बाहर है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, और एफ के जस्ट अंदर है तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और अब जैसे जैसे मैं मिरर के क्लोजर आ रहा हूँ तो ए पीछे से ये भी इमेज आ रही है क्लोजर, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं वी पे पहुंच गया, और फिर जब मैं ए पे गया तो उसका ए प्राइम पे चला गया। हाँ सर, आ गया समझ तो ये वाला में। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट एक्चुअली इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो जब वो F से और लेफ्ट में जाएगा तो भी वो इंफिनिटी टच एफ से और लेफ्ट में, एफ से जब तक एफ के राइट पे था तो इधर था, रियल वाले पार्ट में था। यस सर। तो जैसे जैसे एफ को अप्रोच कर रहे थे वैसे वैसे उस इन्फिनिटी जा रहे थे। यस सर। फिर जैसे ही एफ पे पहुंचे, एब्सोल्यूट एफ पे डिफाइन नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब यू कुड से इस इन्फिनिटी पे, यू कुड से उस इन्फिनिटी पे, इट्स अ टर्निंग यस पॉइंट। सर। या तो तुम जब एफ के बिल्कुल राइट पे हो, जस्ट राइट पे, तो तुम इधर इन्फिनिटी पे पहुंच चुके हो, और एफ के तुम जस्ट लेफ्ट साइड पे होते हो, आर्बिट्रेरीली लेफ्ट पे होते हो, तो तुम इस इन्फिनिटी पे होते हो। ओके सर। ये तुम ऐसे देख सकते हो कि तुम्हारा 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f है। अगर तुमने u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की बात हो रही नहीं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी इमेज कर रहे हैं, तो अगर तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ही f डाल दो तो ये वाले दोनों पार्ट कैंसिल होके v 1/v 0 आ जाता है, तो v इन्फिनिटी आ जाता है। यस सर। लेकिन अब तुम अगर u में f से थोड़ा बड़ा वैल्यू डालोगे, यानी थोड़ा सा टू द राइट ऑफ f, क्योंकि मेजर पोल से हो रहा है, तो तुम अगर u की जगह f प्लस छोटा वैल्यू लाइक टेंडिंग टू 0 f प्लस डेल्टा, नेग्लिजिबल स्मॉल। हाँ, तो ये मोस्टली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक नंबर बचेगा पॉजिटिव जो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आई मीन नेगेटिव इन द सेंस ऑफ कि u नेगेटिव है पहले से, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो बेसिकली बोल रहा है इधर वाले इन्फिनिटी पे तुम पहुंचे हो, और अगर तुम जस्ट f माइनस डेल्टा डालते हो तो वो इधर जाके पॉजिटिव होने वाला है, अब नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि u पहले से ही नेगेटिव है, तो इधर जाके नेगेटिव होने वाला है। तो तुम्हारा v जो है बताएगा कि भाई नेगेटिव इन्फिनिटी। तो मतलब न्यूमेरिकली तुम देख सकते हो, बट ऑल्सो इंट्यूशन से भी तुम्हें समझ आएगा। ओके सर, गॉट इट। ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका और है ये कहने का कि क्यों अगर हम डायरेक्टली बी प्राइम को सी प्राइम से कनेक्ट मार देते तो वो गलत होता। करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट एटलीस्ट वन कैन ऑलवेज से, लेट मी फ्रेम इट एज अ क्वेश्चन, let me frame it as a statement and you can tell me if it's true or false. Statement ये है a concave mirror can never form an image between pole and focus. मैं इसमें एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ एक बात और, इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अभी कंडीशन तुम देखोगे कि आगे जाके ऐसा नहीं कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिटवीन पोल एंड फोकस बनाएगा ही नहीं बनाएगा, वो एक कंडीशन है कि रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी हम रियल ऑब्जेक्ट ही ले रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कॉनकेव मिरर अगर है, तो मैं ये कह रहा हूँ, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि तुम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान, तुम इसको, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस पे कहीं भी नहीं रख सकते हो सच दैट कि उसकी इमेज O और F के बीच में बने, यानी इस रीजन में बने। मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इज देयर अ प्लेस वेयर यू कैन Is it true? Is the statement true?
So you are saying there is no place you can keep the object. Yes, sir. So because at Yes, infinity it sir. will converge at the focus, and as you move towards the mirror, तो वो पीछे पीछे जाता है ना? ठीक बात. And then finally it will go ahead. It won't lie between O and F, but it will go like behind the mirror, virtual बन जाता है. इनफाइनाइट तक exactly. जाएगा. Exactly. ये जो रीजन है ये बेसिकली फॉरबिडन है फॉर इमेज. एक तरीके से इमेज यहाँ पे आ ही नहीं सकती है. तुम जब F के बाहर होते हो एज एन ऑब्जेक्ट तो इमेज भी F के बाहर बनती है. तो ठीक है, तुम इन्फिनिटी पे हो तो इमेज F पे है, और तुम F तक आते हो तो इमेज इन्फिनिटी तक आती है. तो इमेज ने F से लेकर इन्फिनिटी का रीजन कवर कर लिया. जैसे ही तुम इसके अंदर आते हो तो वो इन्फिनिटी इमेज जो यहाँ पहुंच गया वो इधर आ जाती है, और फिर जब तुम F से O तक आते हो तो वो यहाँ तक आती है. तो उसने ये रीजन भी कवर कर लिया. तो तुमने तो इन्फिनिटी से लेकर पूरा मिरर तक का रीजन सारा कवर कर लिया, लेकिन उसमें तुम्हारा इमेज या तो F से लेकर इधर तक बन सकता था या फिर पोल के पीछे उधर बन सकता था. ये रीजन में बन ही नहीं सकता था. देयर इज नोवेयर यू कैन पुट एन ऑब्जेक्ट. ऑफ कोर्स यू कांट पुट एन ऑब्जेक्ट हियर बिकॉज़ दैट इज यूजलेस. सो द ओनली पॉसिबल रीजन टू पुट एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द पोल टू इन दिस इन्फिनिटी. और उसमें भी तुमने देखा कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट O से F के बीच में रखा है तो इमेज पीछे बन रही है, और F के आगे रखा है तो इमेज F के आगे बन रही है. तो मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि तुम इमेज इधर बना सको फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट. ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे हम एक केस देखेंगे विच इज कॉल्ड अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वेयर इट इज इंडीड पॉसिबल, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वेयर इट इज इंडीड पॉसिबल टू फॉर्म एन इमेज इन दिस रीजन. मगर वो अभी जाने दो फिलहाल के लिए. जस्ट लुक एट दिस सिंपलर केस. सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट वाया विच यू कैन से कि भाई अगर मैं डायरेक्टली बी प्राइम सी प्राइम को कनेक्ट मार रहा हूं और बोल रहा हूं कि वो बी सी की इमेज है तो गलत है, क्योंकि वो यहां भी होगी. But there is just no way you can have an object somewhere on the concave mirror axis and have some image form in this region. This region must always be free of image. You can keep an object there, but you can never form, there is never an image between in the focal region of that mirror. So connecting B to C directly along going through the mirror will anyway lead to this problem, which is a mirror, an image there. ठीक है, I hope ये भी समझ गए होगे तुम लोग. All right, तो अब जो है ये तो ये कहानी हो गई. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इसके इस पार्ट में भी, बी पार्ट में भी? No. ऑलराइट, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन कॉन्वेक्स मिरर का भी बिहेवियर. जिस तरीके से मैंने तुम्हें ये बिहेवियर एक्सप्लेन किया ना, ओवरऑल पिक्चर दिया इसका कि क्या क्या होता है इसमें सर एक टोटलिटी. डाउट है हाँ बोलो. सर, जो आपने वो कंडीशन बोली है स्टेटमेंट, वो प्लेन मिरर की तरफ भी एप्लीकेबल है? कौन सी कंडीशन, कौन सी ये वो OF के बीच में नहीं रख सकते वरना इनफाइनाइट तक जाएगा इमेज. मतलब प्लेन मिरर का तो एफ ही नहीं है ना. तो हाँ Plane- सर, बिकॉज तो सर वो जो 0 डिग्री देखो प्लेन मिरर के साथ क्या होगा, देखो प्लेन मिरर के साथ क्या होगा, ऐसे समझो. प्लेन मिरर जो है स्फेरिकल मिरर का ही स्पेशल केस होता है, ठीक है. तो हाँ, देखो sir. क्या होता है कि प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम क्या बोलोगे फॉर अ प्लेन मिरर? What will you say? Infinite. Agree? Infinity. You all agree? Yes sir. Yes. Just like a straight line is actually a circle of infinite radius. One can Yes, say sir. that, right? So similarly, a plane is a sphere of infinite radius. ठीक? तो R अगर मैंने इन्फिनिटी टेंड कर दिया तो जो F होता है फोकल लेंथ, जो R/2 होता है वो भी इन्फिनिटी चला गया. Infinity है. Yes sir. ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ एक चीज, तुमने क्वेश्चन जो पूछा वो is relevant here also for me to say this thing otherwise also, कि जो भी हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, जैसे अभी तो फिलहाल हम 1/u + 1/v = 1/f पढ़ रहे हैं, या मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं -v/u. आगे भी हम इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे रिलेटेड टू स्फेरिकल surfaces, right? Whether mirror, whether lens, whatever, you will always find throughout this chapter कि जो प्लेनर केस होगा उसका बिहेवियर तुम्हें मिल जाएगा एज अ स्पेशल केस ऑफ द स्फेरिकल बिहेवियर बाय जस्ट सेइंग r टेंड्स टू इंफिनिटी. लाइक आगे इस चैप्टर में जो भी स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, अलग अलग जो हम ऑप्टिकल सिस्टम्स पढ़ेंगे और वो सारे स्फेरिकल पढ़ने वाले हैं, तो हर में तुम्हें एक सॉर्ट ऑफ बोनस में एक रिजल्ट मिल जा रही है कि अगर उस रिजल्ट में जो भी फॉर्मूला है उसमें तुम सिंपली r = इंफिनिटी डाल दो तो उस सिस्टम का जो प्लेन वर्जन है उसका भी बिहेवियर तुम्हें करेक्टली वो बता देगा. तो ये तुम वेरीफाई यहाँ पे प्लेन मिरर के लिए करके देख लो कि प्लेन मिरर के लिए
रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी। तो अगर तुम अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाते हो तो यहाँ तो तुम ये लिख रहे हो, हाँ सर, तो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर तुम्हारा ऑटोमेटिक एक कॉन्सिक्वेंस पहला आ गया कि v इज माइनस यू। यस, प्लेन मिरर के लिए v is minus u, which you already all of you know that it is true. All it is saying is that the image distance and the object distance are equal in magnitude and opposite in sign, which is true. Everybody knows that कि भाई इमेज जो है हमारा उतना ही दूरी पे बनेगा मिरर से जितना ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके अदर साइड पे बनेगा। एज वेल एज अगर तुम मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करो विच इज माइनस वी बाई यू, और अब तुम v की जगह माइनस यू डाल दो इसमें, तो ये +1 आ जाएगा कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो इन्वर्ट भी नहीं होती है और वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट भी बनती है। तो मतलब फॉर्मूला तो वैसे स्फेरिकल मिरर्स का है, टेक्निकली हम स्फेरिकल मिरर्स के लिए इसको पढ़ रहे थे, लेकिन प्लेन मिरर उसका एक स्पेशल केस है। एंड यू कैन ऑलवेज रिकवर द बिहेवियर ऑफ प्लेन मिरर्स बाय टेकिंग द स्फेरिकल फॉर्मूला एंड पुटिंग r इक्वल्स टू इन्फिनिटी इन इट। तो ये फिजिकली भी दिखना चाहिए, मतलब ये तो मैथमेटिकल बात हो गई कि भाई फॉर्मूला में डाल दिया। अब फिजिकली जो तुम पूछ रहे हो कि प्लेन मिरर में, तो उसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, अगर तुम इसको ही प्लेन में कन्वर्ट करो रियल टाइम में, मान लो तुम्हारे पास एक नॉब है जिसको घुमाने से इसकी कर्वेचर चेंज होती है, व्हाइल समबडी स्टैंडिंग हियर, व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग हियर, तो तुम नॉब घुमा घुमा के इसकी कर्वेचर सीधी कर रहे हो, ठीक है, और भी नॉब घुमाओगे तो हो सकता है कॉन्वेक्स भी बन जाए। सो यू हैव कंट्रोल ओवर द कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो खुद ही सोचो कि जैसे जैसे तुम नॉब घुमा के इसकी कर्वेचर सीधी करोगे, ये सी कहाँ जाएगा? सर आगे बढ़ता जाएगा वो। इधर दूर जाएगा। जाएगा। ये सी आगे जाएगा तो साथ में एफ भी, क्योंकि सी एफ जो है हमेशा ओ और सी के बीचों बीच होना चाहिए, तो ये एफ भी आगे जाएगा, तो ये जो ग्रीन रीजन है ये आगे बढ़ेगा पूरा। यस सर। अल्टीमेटली जब तुम बिल्कुल सीधा कर दोगे इसको तो ये पूरा ही रीजन ग्रीन हो जाएगा। हाँ Yes, सर। तो ये रिजल्ट तब भी वैलिड होगा एज अ स्पेशल केस ऑन द प्लेन मिरर। अब तो ये यहां से प्लेन, यानी प्लेन मिरर के लिए आगे का सारा दुनिया ही उसका फोकल रीजन है, तो फोकल रीजन में इमेज बन नहीं सकती, वो तो तुम्हें पता ही है। जैसे इसमें जब तुम ऑब्जेक्ट रखते हो इधर, ऑब्जेक्ट जब तुम रखते हो इधर तो उसकी इमेज पीछे बनती है, तो जब तुम इसको प्लेन मिरर कर दोगे तो क्योंकि ये पूरा ही रीजन फोकल रीजन हो जाएगा, तो जहां भी तुम ऑब्जेक्ट रखो वो उसके फोकल रीजन में, तो इमेज पीछे ही बनेगी वर्चुअल, रियल इमेज का चांस ही नहीं है। ये इसके इसके इस एफ के इधर होने का पॉसिबिलिटी नहीं है प्लेन मिरर में, क्योंकि उसका एफ ही इन्फिनिटी पे चला गया है, तो हम उसके उधर हो ही नहीं सकते। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस। yes, sir. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में तुम इसको ऐसे कर्व कर दोगे तो ये जो एफ है जो बेसिकली उधर इन्फिनिटी पे चला गया है, वो अब इधर वाले इन्फिनिटी से आ जाएगा, क्योंकि अब कर्वेचर का सेंटर इस तरफ आ गया है, और कर्व करोगे तो और पास आता रहेगा। मतलब ऐसे कर्वेचर फ्लैट करोगे तो उधर जाएगा, और जब कर्वेचर इधर आ जाएगी तो इधर से ऐसे आ जाती होगी, राइट। तो मैं कॉन्वेक्स का भी क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज कि कॉन्वेक्स का ओवरऑल स्टोरी क्या है। कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली बहुत सिंपल बिहेवियर है कंपेयर टू कॉन्केव। कॉन्केव में तो फिर भी दो टाइप की चीज होती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड द फोकल लेंथ, तो उस केस में यू गेट अ रियल इन्वर्टेड इमेज, और उसमें भी फिर एक सबसेट है कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर है तो इमेज इधर होती है और बड़ी होती है, और अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर होती है और छोटी होती है। और एक बिहेवियर है कि अगर तुम फोकल लेंथ के अंदर आ जाते हो तो इमेज इधर होती है और सीधी होती है और हमेशा बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से। तो देयर इज एटलीस्ट सम केसेस हियर, राइट। द कॉन्वेक्स मिरर हैज नो केसेस, देयर इज ओनली वन केस। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हो तो इसमें वही मैं चीज़ कर रहा हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और मैं उसका एक रे बना रहा हूँ केवल, तो ये लाइट रे आया सीधा, और फिर ये यहाँ पे इसका सी होगा कहीं पे, और यहाँ एफ होएगा इसका पीछे की तरफ, तो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि एज इफ एफ से आ रहा है। अब मैं इसका दूसरा रे नहीं बना रहा हूँ फॉर द सेम रीजन एज बिफोर, बिकॉज आई वांट टू हैव अ कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सी वेयर द इमेज इज। ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फाइनेटली फार है तो इमेज वर्चुअल है, इधर पीछे है, अपराइट है और छोटा है पॉइंट साइज, ठीक है। एक सेंस में जो कॉन्केव में इधर हो रहा था वो तुम इधर फोल्ड कर दियो, राइट। अब तुम इसको पास लाओगे तो इमेज भी पास आएगी मिरर के, लेकिन क्योंकि उसका टोपी इस डॉटेड लाइन पे फिट होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन जो है वही लाइट है जो उसकी टोपी से आ रही है, सो द टॉप ऑफ द इमेज मस्ट फिट ऑन दिस डॉटेड लाइन।
So as the object gets closer to the mirror, the image also gets closer to the mirror from behind, but also becomes bigger in size at the same time because it has to fit on that line. And eventually when the object is right next to the mirror, the image is also right next to the mirror and pretty much the same size as the object, because again for the same reason, when you're right next to a curved mirror, it is practically a plane mirror. तो बस इसमें एक ही behavior है ऐसे बस, ठीक है, दूर पास, nothing else, टेट है, और पास आएगा तो बड़ा हो जाता है, दूर आएगा तो छोटा हो जाता है. तो इसमें इमेज इनफैक्ट एक्सक्लूसिवली फोकल रीजन में बनती है. समझे तुम लोग कैसे? ये एक सेंस में इसका कॉम्प्लीमेंट्री है. ये इमेज फोकल रीजन के अलावा हर जगह बनाता है, इधर और इधर बनाता है. ये इमेज को एक्सक्लूसिवली फोकल रीजन में बनाता है. चाहे तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज ओ और एफ के बीच में ही बनेगा. सर इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा ना? हाँ, क्योंकि उसको इस डॉटेड लाइन के बीच फिट होना है. तो एट बेस्ट केस सिनेरियो है कि वो बिल्कुल उस साइज का हो सकता है. जब वो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा तो तब वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा. अदरवाइज इन ऑल अदर सिनेरियो इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बट इट विल बी अपराइट, यू कैन सी. यस सर. तो इसमें बस ये सिंपल सा बिहेवियर है कि पास आते हैं तो ये भी पास आता है. प्लेन मिरर जैसा ही बिहेवियर है. प्लेन मिरर अगर होता तो ये ऑब्जेक्ट होता, इधर इमेज होता, सेम साइज का होता, और हम पास आते तो वो भी पास आता और सेम साइज का रहता. सिर्फ क्या हुआ है कि कर्वेचर ऐसे कर दिया है, तो एक तो बेचारा वो छोटा हो गया है और फिर ये चीज़ भी कंप्रेस हो गई ऐसे करके. तो अब वो उसी में फंस गया है. कर तो वही रहा है वो, टेक्निकली इन्फिनिटी से आ रहा है, जैसे तुम इन्फिनिटी से आ रहे हो वो भी इन्फिनिटी से आ रहा है. लेकिन अब क्योंकि तुमने उसके प्लेनर मिरर को कर्व कर दिया है तो उसका वो फोकस जो इन्फिनिटी पे था वो यहाँ आके बंद हो गया है. तो वो जो इमेज थी वो भी इस रीजन में ट्रैप हो गई है. ये रीजन वही रीजन है जो अदरवाइज वहां तक पहुंच जाएगा फॉर अ प्लेन मिरर. तो वो इस रीजन में ट्रैप हो गई है और बस अब वो छोटी बड़ी होती रहती है इसके साथ ऐसे. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो. सर एक डाउट था. हाँ बोलो. सर कॉन्वेक्स मिरर में जो वो केसेस है, अगर ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में रखे, सी के राइट, सो आर वी गोइंग टू लर्न दोस केसेस इन डिटेल लेटर? नहीं, देयर इज नो नीड. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस ओवरऑल बिहेवियर. एवरीथिंग एल्स इज जस्ट सॉल्व्ड बाय फार्मूलास. सर आप एक बार उसका लाइक रिवीजन कर सकते हो, इन्वर्टेड रियल उसका एक बार एंड ऑफ द क्लास में? नहीं, वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ. वैसे करने की कोई जरूरत भी नहीं है. सर तो फिर वो सारा 10th और 9th स्टैंडर्ड का, इट्स नॉट यूजफुल नो. हाँ, इट्स नॉट यूजफुल. इट्स द सेम थिंग दैट आई जस्ट टोल्ड यू. इफ यू थिंक सर ऑफ अभी इट, आपने बताया वो इजियर था, मतलब अंडरस्टैंड. वही पॉइंट है उसका. वो लिस्ट की तरह याद करने का कोई मतलब नहीं होता है. वो ठीक है, आप स्कूल में हमको पढ़ाते हैं और हमको एग्जाम देना होता है, हम कर लेते हैं उसको. बट व्हेन यू लर्न थिंग्स लाइक अ लिस्ट, दे आर ऑलवेज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर. But that is not the case. The whole point of studying it in this manner is to understand that they are actually connected to each other. It's just one overall thing in which, depending on where the object is kept, and everything is controlled by the curvature of the mirror. तो तुम थोड़ा problems करोगे और थोड़ा सा इसका feel आएगा, तो वो चीज़ का list and cases का requirement ही खत्म हो जाएगा. तुम्हें लगेगा ही नहीं कि it's like a thing that you should have in your head at all. It's just unnecessary bandwidth. ठीक है? समझा सर. Alright. तो अब जो है ये भी तुम लोग समझ गए. स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है इधर में. अच्छा, और मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि प्लेन मिरर, तो जस्ट दिस टू हाईलाइट दिस रीजन हियर वाज टू इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट प्लेन मिरर इज अ स्पेशल केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. आगे भी तुम देखोगे और भी फॉर्मूलाज आएंगे आगे जिनमें स्फेरिकल का फॉर्मूला रहेगा और उसमें जैसे r इक्वल्स टू इन्फिनिटी डाल देंगे तो प्लेनर का फॉर्मूला बन जाएगा खुद से ही, जैसे यहाँ पे बन गया. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम जो इसमें होता है. सो अभी तक सो फार वी हैव डन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वन मिरर, राइट. मतलब ऑब्जेक्ट था, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ, लेकिन मिरर एक ही थी. अब एक अलग कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम ऑप्टिक्स में होता है ऑफन, जिसमें मल्टीपल मिरर्स होते हैं. ठीक है. तो आगे इसी का एक वर्जन आएगा जब मल्टीपल लेंसेज भी होंगे, which will be pretty similar to multiple mirrors, but we need to learn how to handle multiple imaging systems, whether multiple mirrors or multiple lenses or a mirror and a lens, whatever, like two things at once, right? तो इसके लिए जो मेन प्रिंसिपल है वो थ्रू आउट ऑप्टिक्स कॉमन है. वो प्रिंसिपल ये है, आगे भी यही रहेगा, लेंसेज में भी यही रहेगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में भी यही रहेगा. प्रिंसिपल ये है कि एक सिस्टम से बना हुआ इमेज, सिस्टम, मैंने इसे सिस्टम आई मीन क्योंकि मैं अब पूरे चैप्टर के लिए एक साथ बोल रहा हूँ तो सिस्टम यूज कर रहा हूँ वर्ड. वेयर बाय सिस्टम आई मीन ईदर अ मिरर और अ लेंस और अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एनी ऑप्टिकल सिस्टम which does something, either reflection or refraction or whatever. तो एक सिस्टम से जो इमेज बनेगा
कैन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट सिस्टम। ये एक कॉमन प्रिंसिपल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट मी लेबल इट मल्टी मिरर प्रॉब्लम्स। अभी मिरर पढ़ रहे हैं तो मैं मिरर ही लिख देता हूँ। So I'm just categorizing it as the case where you have multiple mirrors. तो इसका जो की आइडिया है वो ये है that the image from one mirror acts as the object for the next mirror and so on। अब उससे बनेगा जो इमेज वो फिर उसके अगले। वैसे जनरली स्पीकिंग तुम्हें इवन इन दी IIT का एडवांस पेपर यू डोंट गेट प्रॉब्लम्स व्हिच इज लाइक 3 मिरर्स और whatever। एक तो 3 मिरर प्रॉब्लम बनाना ही nearly impossible है, like one of them will end up obstructing one of the others, right? So it's really tricky to set them up in a way where every mirror is useful or whatever। But 2 मिरर एंड 1 लेंस प्रॉब्लम तो बनाया जा सकता है, क्योंकि लेंस के थ्रू लाइट जा सकती है तो वो बीच में हो सकता है उनके। लेकिन जनरली स्पीकिंग वो वैसे प्रॉब्लम्स भी नहीं आते हैं। मैक्स टू मैक्स जो मैं देखा हूँ वो 2 चीजें होती हैं। लाइक इवन एडवांस पेपर में भी दे हैव नेवर गिवन अ प्रॉब्लम वेयर देयर इज लाइक 3 थिंग्स, ठीक है। अनलेस इट्स लाइक वेरी सिंपल, वेरी बेसिकली पैरेलल लाइट आई तो एक के फोकस पे चली गई तो दूसरा चीज उसके जस्ट सी पे रखा हुआ है, मतलब समथिंग व्हिच यू कैन डू ओरली। अदर देन दैट न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम में जनरली 2 एट मैक्स 2 चीजें रहेंगी, 2 मिरर रहेंगे, 2 लेंस रहेंगे, मिरर और लेंस रहेगा। तो पॉइंट ये है कि एक मिरर या एक लेंस से बना हुआ इमेज दूसरे अगले मिरर या लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है। ये वैसे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लेन मिरर में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर दिस सिचुएशन, तो हम कह रहे थे कि भाई ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहाँ बनता है और उसका एक इमेज यहाँ बनता है, और फिर ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है तो एक और इमेज का इमेज बनता है, फिर पोटेंशियली इमेज का इमेज भी बन सकता है, एंड सो ऑन, राइट। और इनफैक्ट अगर ट्रूली पैरेलल है 2 मिरर्स तो फिर तो एंडलेस प्रोसेस है ये, इमेज का इमेज फिर उसका इमेज, तो दैट्स एन इनफाइनाइटली इलोंगेटेड प्रोसीजर। बट वो प्रिंसिपल सेम है कि इस मिरर में जो इमेज बना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, फिर वो एक इमेज बनाएगा जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, और यहाँ पे तो बैक एंड फोर्थ चलते रहेगा। तो वही आइडिया यहाँ पे लगाना है। द ओनली थिंग इज कि क्योंकि ये कर्व्ड मिरर्स हैं तो थोड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो प्रिंसिपल को यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं पहले एक प्रॉब्लम देता हूँ विच इज अ सिंपलर वर्जन ऑफ दिस आइडिया, देन अ ट्रिकियर वर्जन हम करेंगे उसके बाद। प्रॉब्लम ये है कि मान लो एक कॉनकेव मिरर है और उसी के सामने उसके एक्सिस पे एक कॉन्वेक्स मिरर भी है। सो दे शेयर एन एक्सिस, दे हैव अ कॉमन एक्सिस। ठीक है, इसका भी R40 है, इसका भी R40 है। सर वो नेसेसरी नहीं है ना कि फोकल लेंथ सेम हो नहीं, या रेडियस कर्वेचर। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, मतलब डेटा पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि R30 दिया हो, इसका कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैंने दे दिया दोनों 40, मैंने दे दिया दोनों 40। अब और इनकी जो सेपरेशन है, पोल टू पोल सेपरेशन, वो है 80। ठीक है, पोल टू पोल सेपरेशन 80 है, और 30 पे फ्रॉम दिस मिरर एक 10 साइज का ऑब्जेक्ट रखा है अपराइट। ठीक है, अब देखो इसमें कई सारे इमेजेस बन सकते हैं। एक इसका इमेज बन सकता है इससे, जो कि इधर कहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये इसके फोकल लेंथ के बाहर है तो ये रियल इमेज बना देगा इसका। अगर इसको छोड़ दो तो इसका डायरेक्ट इमेज इधर बनेगा जो इससे छोटा बनेगा। अभी हम जो पीछे देख रहे थे कॉन्वेक्स मिरर में अंदर छोटी सी बनती है, वो भी एक बनेगी। जब वो बन जाएगी तो वो इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि वो भी एक चीज़ है जो रखी हुई है वहाँ पर। जैसे ये दिख रहा है इसको, जैसे इससे लाइट आ रही है, वैसे जो लाइट इस पर टकरा के वापस आ रही होगी, जो इससे आती हुई लग रही होगी, वो भी इसको टकराएगी। तो अब ये उस इमेज की भी इमेजिंग करेगा। सिमिलरली इससे जो इमेज बनी है यहाँ कहीं पर, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, तो उससे भी एक इमेज इसमें बनेगा, एंड दिस प्रोसेस कैन रिपीट।
द ओनली डिफरेंस बीइंग अगर ये प्लेन मिरर्स होते तो जो हर बार प्रोग्रेसिवली इमेज का इमेज बनता रहता वो हमेशा 10 की कॉपीज बनते। क्योंकि दोनों कर्व्ड मिरर्स हैं तो हर बार थोड़ा कुछ एडिशनल मैग्निफिकेशन इफेक्ट्स भी होते रहेंगे प्रॉब्ली। बट हम ऑब्वियसली उतना डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गो टू लाइक इमेज का इमेज एंड सो ऑन। वी विल जस्ट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर इमेज टू आइडेंटिफाई विच, लेट मी से दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2. So we are only interested in image I12. तुम लोग समझ गए सबस्क्रिप्ट का ऑर्डर से क्या मतलब है? हम केवल वो इमेज में इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉब्लम में। बन तो बहुत सारे रहे होंगे। We are only interested in that image which is formed first by reflection from mirror 1 and then by reflection from mirror 2. Basically mirror 1 से जो इमेज बनेगा सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा मिरर 1 से, उसकी जो मिरर 2 से इमेज बनेगी उसकी बात हो रही है। आई होप सबको क्लियर होगा। Yes, तुम्हें sir. क्या करना है, तुम्हें बताना है फाइंड द साइज ऑफ इमेज I1. ठीक है, क्लियर है? ट्राई करो इसको आंसर। Image of 1 and mirror 2, right? Image of I1 which is itself an image in mirror 1. I1 is the image of the object formed by mirror 1. वो I1 जो है उसकी जो इमेज मिरर 2 में बनेगी वो है I12. मतलब ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शंस बस देख लो तो उससे क्लियर हो जाएगा। लाइट मस्ट फर्स्ट स्ट्राइक मिरर 1 एंड देन मस्ट स्ट्राइक मिरर 2. सो यू मस्ट फर्स्ट सॉल्व फॉर दिस एंड देन सॉल्व फॉर दैट. सर हाँ बोलो। हाँ सर, इस प्रॉब्लम में फर्स्ट वो इमेज 1 ढूंढेंगे और फिर मतलब उसको रिफ्लेक्ट करके फिर वापस दूसरी बार करना पड़ेगा ना, सेम प्रोसेस? यस और आप आंसर चेक कर सकते हो। हाँ देख रहा हूँ। करेक्ट है, कैरव करेक्ट है, हुसैन करेक्ट है, सिद्धार्थ किनी करेक्ट है, निश्चित करेक्ट है, दीपक करेक्ट है, और जिसका भी करेक्ट आ रहा है तो एक रे डायग्राम भी बना लिया करो। सर होस्ट पे भेजना है कि को-होस्ट? पोस्ट पे। ऑलवेज गुड टू मेक अ रफ रे डायग्राम फॉर यू टू सी। आदित्य करेक्ट नहीं है, गोपाल करेक्ट है, माहिका चौधरी करेक्ट है, आगम करेक्ट है, प्रणय के करेक्ट है, जोवान करेक्ट नहीं है, 0 नहीं हो सकता। अंशु गलत है,
आदित्य प्रेजेंट करेक्ट है। कार्तिक गलत है। सर ये लास्ट सम है ना आज? हाँ ये लास्ट समय है उसका। नहीं अनय पॉइंट इमेज नहीं है। जोबान अभी भी करेक्ट नहीं है। भवेश कुमार करेक्ट है और रोहन वसंती करेक्ट है। श्लोक करेक्ट है। गौरव करेक्ट है। अनिरुद्ध मिश्रा करेक्ट है। वरुण अग्रवाल करेक्ट है। विवान गलत है। ध्रुविल साइज बताना है उसका कितना बड़ा बनेगा। दिव्यांश करेक्ट है। हर्षवर्धन करेक्ट है। अंशु गलत है। रेहान ताहिलियानी गलत है। पवन कोटियान करेक्ट है। ध्रुव गलत है। पलाश राउत करेक्ट है। वेदांग गलत है। ध्रुविल गलत है। कार्तिक गलत है। अनय गलत है। सर मैंने आपका आंसर भेज। अंशु करेक्ट है। ध्रुविल गलत है। सर हो गया डिस्कस। ठीक है सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे इमेज I1 जो कि है ऑब्जेक्ट का इमेज इन मिरर वन फॉर्म बाय मिरर वन। तो उसके लिए हो जाएगा 1/u इज -30 यहाँ से डिस्टेंस प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/-20। इससे तुम्हारा v आएगा -60 यस यानी 60 के डिस्टेंस पे आएगा और मैग्निफिकेशन लिखोगे -v/u यानी कि -60/-30 तो वो आ जाएगा -2। यस तो 60 पे उल्टा इमेज बनेगा डबल साइज का बनेगा। 60 यहाँ कहीं है तो बना दो बन गया 20 साइज का इमेज। अब this image will now act as the object for the second mirror because that is what will lead to the production of image I12 which is the image of I1 into। ठीक है अंशु करेक्ट है। कृति करेक्ट है। तो अब ये डिस्टेंस कितनी है 20 क्योंकि टोटल 80 है और 60 पे तो ये बना ही है तो इधर से 20 है। तो अब I12 के लिए I1 acts as object for mirror 2 and produces I12।
तो उसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, 1 बाय -20 प्लस 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय +20। इससे तुम्हारा v आ जाएगा +10, 1/10 +10। Yes, sir. यानी कि इस साइड बनेगा वर्चुअल इमेज, करेक्ट। Yes, sir. यस सर। और मैग्निफिकेशन जो है -v/u यानी कि -+10 बाय -20 यानी कि +½ Yes, तो अब वो फर्दर इन्वर्ट नहीं होगा, उल्टा है तो उल्टा ही बनेगा, लेकिन वापस से स्केल डाउन टू 10 साइज हो जाएगा क्योंकि हाफ का मैग्निफिकेशन। तो 10 पीछे 10 साइज का इमेज बन जाएगा इस तरीके से। ये है तुम्हारा I12, ये जो है I1 है इंटरमीडिएट इमेज, और ये फाइनल इमेज I12। और अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएं, अब देखो इसमें एक चीज ये है, इसको थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मुझे याद दिला देना कि ये हम कर रहे थे और एक चीज पॉइंट यहाँ पे बोलना है, लेकिन अब मुझे रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अब हमें आदत होती है ऐसे रेस बनाने की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखा देता हूँ। मान लो मैं ये वाला रे ले लूँ, अब जब मैं इसको लेके जाऊंगा उधर तो ठीक है भाई, गया इधर, टोपी बन गया इसका, लेकिन फिर ये मिस कर जाएगा उस मिरर को, हाँ सर यही मैं। है ना। तो ये तो हो ही सकता है कि ठीक है कुछ रेज ऐसे हैं जो इसको स्ट्राइक करते हैं, फिर ये इमेज बनता है, लेकिन फिर वो इस मिरर को मिस कर जाते हैं। इट इज टोटली पॉसिबल। दैट डज नॉट मीन कि कोई भी रे ऐसा नहीं है जो इस मिरर को स्ट्राइक करके इस मिरर को स्ट्राइक करता होगा। केवल एक ही रे थोड़ी निकल रहा है। दिस इज जस्ट द मोर कन्वीनियंट रे, द वन वी आर मोस्ट यूज्ड टू ड्राइंग। बट द आइडिया इज नो मैटर विच रे यू टेक, इसकी टोपी से, ऑब्जेक्ट की टोपी से तुम कोई भी रे इस मिरर पे डालो, वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ आना चाहिए। तो मतलब तुम ऐसा रे ले सकते हो कि भाई ये फोकस से पास। हाँ कोई सा भी ले लो, फोकस से पास करे नहीं करे। अब ये पैरेलल बन जाता होगा, ठीक है, तो मान लो पैरेलल बन गया तो ऐसे चला गया से, तो ये तो ठोक देगा इसको, बढ़िया है। और कोई ले लो नीचे वाला, और ले लो एक इधर से, तो ये ऐसे जाता होगा तो ऐसे ठोक देता होगा इसको। द आइडिया इज नो मैटर वेयर योर रे विल स्ट्राइक, wherever your ray will strike, any ray will eventually go to this place only. अब उसमें से हो सकता है कुछ रेज मिस कर जाते होंगे, a part of that energy does not reach the other mirror, which is true, but सर nevertheless स्कूल में हम लोग ने पढ़ा है कि मतलब रे इंसिडेंट रे फोकस थ्रू ही पास करनी चाहिए। नहीं वो अलग चीज है। नहीं, वो रे ट्रेसिंग से डायग्राम। वो कोई एक रे है जो इजी है बनानी, मगर आइडिया ये है कि कोई भी रे तुम ले जाओगे तो वो वहीं पहुंचेगी जहाँ पे उस पॉइंट की इमेज बन रही है। पॉइंट सोर्स की जहाँ पे पॉइंट इमेज बनती है, उस पॉइंट से निकलती हुई हर रे जो मिरर को स्ट्राइक करती है उसी पॉइंट इमेज पे पहुंचती है। हम बनाते नहीं है हर बार इतना सारा, बिकॉज डायग्राम मेसी हो जाएगा और इतना टाइम किसी के पास नहीं है। सो वी शो द मोस्ट कन्वीनियंट रेज, एंड द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट रेज इज द वन जो फोकस से जाती है, क्योंकि उसके बाद उसको पैरेलल बना देते हैं, या पैरेलल पहले बनाते हैं और फिर बाद में फोकस से ले जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि बस वही रे ऑफ लाइट निकल रहा है उधर से। अब इस केस में अगर मैं वही लेता तो वो तो इस मिरर को हिट नहीं करता, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं तो इसका मतलब कोई भी लाइट इस मिरर को हिट नहीं करती, तो इमेज बन कैसे गया। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रेस, बहुत सारे रेस, इन्फाइनाइट रेस होंगे प्रैक्टिकली जो इस मिरर को भी हिट करते होंगे, बहुत सारे नहीं भी करते होंगे इसको स्ट्राइक करके, बहुत सारे इसकी लाइट किसी भी मिरर को स्ट्राइक नहीं करती होगी, बहुत सारी इसकी लाइट डायरेक्टली उस मिरर को भी स्ट्राइक करती होगी। इस लाइट से वो इमेज बनेगी जो इसकी डायरेक्ट इमेज इसमें बनती है I2, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर तुम ये डिस्टेंस मान के चलो, इसको ऑब्जेक्ट लो इस मिरर के लिए, तो ये 50 डिस्टेंस पे बैठा हुआ ऑब्जेक्ट है, यस तो इसकी भी कहीं इमेज बनती होगी, वो होगी I2, वो इस लाइट से बनेगी, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो वहां से आती हुई लगती होगी। तो वो सब तो हो ही रहा है, रेस तो ये हर तरफ ही डाल रहा है, लेकिन कुछ रेस जो इधर पड़ रहे हैं वो उधर जा रहे हैं, और फिर उधर से वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि दे सीम टू कम फ्रॉम दिस प्लेस। यानी अब जो इधर से देखेगा, मैंने तुम लोगों को बताया था देखने का प्रिंसिपल क्या होता है, आंख आंख लगा दो यहाँ पे, लाइट के डाइवर्जेंस के बेसिस पे ब्रेन काम करता है। उसको मतलब नहीं है वो लाइट आए कहाँ से, एज लॉन्ग एज देयर आर डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट द ब्रेन विल बैक प्रोपगेट टिल इट फाइंड्स एन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड विल शो यू द थिंग देयर। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा I12 है वो किस तरीके से बन रहा है, दैट सम लाइट स्ट्राइक्स 1 इन द प्रोसेस फॉर्मिंग इमेज 1, रियल इमेज, कन्वर्जिंग, देन डाइवर्जिंग, क्योंकि कन्वर्ज करेगा तो डाइवर्ज भी करेगा, एंड देन स्ट्राइकिंग दैट मिरर। अब उस मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो I1 इज एज गुड एज अ रियल ऑब्जेक्ट, देख रहे हो, जस्ट लाइक एक रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग लाइट फेंकता है मिरर पे, ये रियल इमेज भी डाइवर्जिंग लाइट फेंक रहा है मिरर पे, तो इसको क्या फर्क पड़ता है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है या नहीं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इधर का स्टोरी वैसा ही है, तो इसकी इमेज बना दिया। मतलब यू कुड ऑलवेज लुक एट दिस एज अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, कि मैं एक, इनफैक्ट एक प्रॉब्लम का तुम्हें आंसर ऐसे मिल गया, जो प्रॉब्लम दिया किसी ने नहीं है लेकिन उसका आंसर तुम्हें पहले से पता है, कि व्हाट इफ आई टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 20
upright and keep it at a distance of 20 from this mirror. What image will I form? Image of size 10 with 10 behind the mirror. कॉन्वेक्स है इसलिए origin और focus के बीच में यस हाँ कॉन्वेक्स है तो उधर बनेगा ही, उसी रीजन में बनना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, रे डायग्राम भी और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी। इसमें एक चीज है यहाँ पे जो मेरे को डिस्कस करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे जस्ट क्विकली रिमाइंड मी of real versus virtual. I have to say a few things here which will make it even more clear कि क्यों हम किसी इमेज को रियल कहते हैं और क्यों वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो खत्म करते हैं आज के लिए। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू, Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.